हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप लोग का आपके अपने आरएम क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो संध्या 6:30 बजे हैं और मैं आप लोग के समक्ष प्रस्तुत हूं लेकर बिहार एसएससी सीजीएल 3 रुक्मणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट। तो आज से हम लोग देखेंगे रुक्मणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हम लोगों ने स्पार्क पब्लिकेशन का सारे प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग स्पार्क पब्लिकेशन के सारे 20 प्रैक्टिस सेट आप लोग उसे भी देखें और अपने आने वाले एग्जाम में एक बेहतर सहयोग प्राप्त करें। तो आप लोग को अगर हमारा यह सेशन पसंद आ रहा हो तो आप लोग इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आज से क्या रुक्मणी पब्लिकेशन। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो मैं आपको इसमें ऑप्शन नहीं बताऊंगा, आप लोग को डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। तो आप लोग हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि मैं ऑप्शन बोलूं या डायरेक्ट आंसर बोलूं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और हमारा पहला प्रश्न है, बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन कब किया गया था। तो आप लोग फटाफट आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 20 जुलाई 1937। तो बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार कब बनी थी, तो 20 जुलाई 1937 को। ठीक है, और ये किसके द्वारा बनाई गई थी, तो ये कृष्ण सिंह के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और आप लोग ये याद रखिएगा कि ये जो चुनाव होते हैं वो किस अधिनियम के तहत कराए जाते हैं, तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत चुनाव होते हैं। और कांग्रेस जो है कुल 5 प्रांतों में आप लोग कह सकते हैं बहुमत प्राप्त करती है और 8 प्रांतों में क्या करती है, तो ये अपना सरकार बनाने में सफलता प्राप्त करते हैं। ठीक है, और आप लोग याद रखिएगा कि बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोहम्मद यूनुस थे बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 2 पे। क्या कह रहा है, स्वतंत्र भारत के संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव बिहार में कब कराया गया था। तो आप लोग आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग आंसर कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1952। ठीक है, और आप लोग से अगर पूछ लिया जाए कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो 1951-52 में ही हुआ था। ठीक है, और पहला आप लोग कह सकते हैं कि सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था, तो मैंने आपको बताया था 17 अप्रैल। ठीक है, 17 अप्रैल 19 कितना, तो 1952 में। ठीक है, और अगर आप लोग से पूछ लिया जाए कि राज्यसभा का गठन कब हुआ था, तो 3 अप्रैल 1952। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 3 पे। और तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, बिहार में कुल कितने ज़िले हैं। तो आप लोग फटाफट आंसर कीजिए और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 38 ज़िले हैं। ठीक है, और अगर पूछ लिया जाए आपसे कि भारत में सबसे ज़्यादा ज़िले किस राज्य में हैं, तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं, तो 75। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। और आप लोग इसमें याद रख सकते हैं बिहार में विधानसभा की सीट कितनी है। तो बिहार में विधानसभा की सीट जो है 243 है। और विधान परिषद की, तो विधान परिषद की 75। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा विधान परिषद की कितनी, तो 75 सीट है। और इसी में याद रखिएगा कि लोकसभा में कितनी सीट है बिहार की, तो 40 है। और राज्यसभा में तो 16 है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 4 पे। क्या कह रहा है, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था। तो आपके पास जल्दी आंसर आप लोग कीजिए। आंसर क्या हो जाएगा इसका, फटाफट कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रॉल्फ फिच। ठीक है, और रॉल्फ फिच जो है वो किसके समय में बिहार आया था, तो ये रॉल्फ फिच जो थे वो ब्रिटिश यात्री थे। और ये जो आते हैं वो अकबर के टाइम में आते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 5 पे। महापाषाण है, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं बताऊंगा मैं, आप लोग आंसर कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, जल्दी बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मृतकों के प्रागैतिहासिक स्मारक। क्या होता था, पहले जो मृतक को दफनाया जाता था तो एक बड़े से लंबे पत्थर से क्या किया जाता था, तो उनकी कब्रगाह को ढक दिया जाता था। तो उसी को हम लोग कहते हैं मृतकों के प्रागैतिहासिक स्मारक को हम लोग महापाषाण कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 6 पे। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ के कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया। तो आप लोग फटाफट इसका आंसर कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
जल्दी बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 पे। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो आपके पास 4 दिए हुए हैं। ए में दिया हुआ है अमृतसर घटना, बी में दिया गया है चौरी चौरा घटना, सी में चंपारण आंदोलन और डी में मोपला। तो आप लोग फटाफट बताइएगा इसका क्रम क्या है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा क्रम। आपका अमृतसर कब हुआ था? तो अमृतसर को क्या कहते हैं हम लोग? जालियांवाला बाग कहते हैं। तो ये 13 अप्रैल 1919 को आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद चौरी चौरा कब हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा इसका, चौरी चौरा का 1922 में हुआ था। और जिसके बाद गांधी जी क्या करते हैं? तो असहयोग आंदोलन को ख़त्म कर देते हैं। और मोपला कब हुआ था? तो मोपला 1921 में होता है। मैंने आप लोग को पहले भी बताया है कि मोपला जो था वो खिलाफत का ही एक आप लोग कह सकते हैं शाखा के रूप में काम कर रहा था। और सी में क्या है? चंपारण। तो चंपारण कब हुआ था? तो चंपारण का आप लोग को पता ही होगा 1917 में। ठीक है, तो आप लोग इसको सजाइए। तो सजाएंगे तो क्या मिलेगा हमको? ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 पे। क्या कह रहा है? जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो आप लोग फटाफट इसका आंसर कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त के टाइम में श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदाय में जैन धर्म को विभाजित कर दिया गया था। और अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 पे। क्या कह रहा है? प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था? तो आप लोग आंसर कीजिएगा। रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कुषाणों का। ठीक है, और कुषाण के सबसे प्रतापी राजा आप लोग कह सकते हैं, महान राजा कौन थे? तो कनिष्क थे। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 पे। क्या कह रहा है? बिहार बजट 2021 में बिहार में कहाँ पर खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई? तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, राजगीर। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 11 पे। क्या कह रहा है? मुवैयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी है? तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसका आंसर कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। तुर्की भाषा में इनके द्वारा ये लिखा गया था। ठीक है, और बाबर को मुगल साम्राज्य का संस्थापक भी कहा जाता है। और बाबर का वास्तविक नाम का क्या था? तो बाबर का वास्तविक नाम जो था वो जहीरुद्दीन मोहम्मद था। ठीक है, क्या? जहीरुद्दीन मोहम्मद। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 पे। और 12 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो आपके पास आप लोग ऑप्शन है, जल्दी जल्दी आप लोग इसका आंसर कीजिए। तो 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, कान्हेरी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं और आप लोग इसमें एक चीज़ और देखिएगा कि ये कन्हेरी है कहाँ? तो ये कन्हेरी महाराष्ट्र में मुंबई शहर में। और मुंबई शहर किस द्वीप पे बसा हुआ है हम लोग से ये भी पूछ लिया जाता है। तो मुंबई शहर जो है वो सालसेट द्वीप पे बसा हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। क्या कह रहा है? सरदेशमुख की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख थे। सरदेशमुखी राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था? तो आप लोग इसका सही आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1/10 भाग। ठीक है, और अगर आप लोग से पूछ लिया जाए कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो शिवाजी ही मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। ठीक है, और बाजीराव द्वितीय जो थे वो अंतिम पेशवा थे। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 पे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है?
मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था? तो आप लोग इसका जल्दी से आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बालाजी बाजीराव उस समय क्या थे? तो पेशवा थे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 15 पे। क्या कह रहा है? कृष्णा नदी पर स्थित श्री सैलम बांध किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग इसका आंसर कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और इसमें आप लोग एक चीज़ और याद रख सकते हैं कि ये क्या है? तो ये कृष्णा नदी पे कौन सा बांध है? तो श्री सैलम, और कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और कृष्णा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? तो कृष्णा नदी जो है वो महाराष्ट्र के महाबालेश्वर से निकलती है। ठीक है, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। और इसमें आप लोग याद रखिएगा कोयना, तुंगभद्रा और भीमा जो है वो इसकी सहायक नदी है। किसकी? तो कृष्णा की। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 16 पे। और 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? किस झील को बिहार का पहला व देश का 29वां रामसर साइट घोषित किया गया? तो 39वां। तो आप लोग को जल्दी आंसर कीजिए, कौन सा ऐसा जगह है रामसर साइट जिसे 39वां रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, कांवर झील, जो कहाँ है? बेगूसराय में है। तो और बेगूसराय कहाँ है? तो बिहार में। तो ये 39वां रामसर साइट बना था। ठीक है, और आप लोग को मैंने बताया था कि भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं? तो भारत में कुल 49 रामसर साइट हैं अभी वर्तमान में। ठीक है, और सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में 10 हैं। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 17 पे। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल संचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा सिंचित होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? जल्दी बताइएगा आप लोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 18 पे। और 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए और इसके नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आप लोग बताइए, एक साइड सूची 1 और एक साइड सूची 2 दिया गया है। हंगरी, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा? आप लोग फटाफट बताइएगा। तो हंगूल जो है, ये सब क्या दिया गया है? ये सब आपके जानवर के नाम दिए गए हैं। हंगूल, बाघ, भारतीय सिंह और राइनोसोरस। ये राइनोसोरस होगा। ठीक है, अब दूसरी तरफ आपके काजीरंगा, दाचीग्राम, सुंदरवन और गिर वन दिया गया है। तो आप लोग इसे जरूर मिलाइए। तो क्या हो जाएगा आपका? देखिए हंगूल जो हो जाएगा, तो हंगूल कहाँ हो जाएगा? तो हंगूल का हो जाएगा आपका दाचीग्राम। ठीक है, आप लोग इसे मिला लीजिए। हंगूल का हो जाएगा दाचीग्राम। और बाघ का कहाँ हो जाएगा? तो बाघ का हो जाएगा आपका सुंदरवन। और भारतीय सिंह का कहाँ हो जाएगा? तो भारतीय सिंह का हो जाएगा गिर। और राइनोसोरस तो आप लोग को पता होगा, ये काजीरंगा। तो क्या हो जाएगा हमारा? 2 3 4 1। तो किस में है 2 3 4 1? 2 3 4 1, ये हमारा ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 19 पे। क्या कर रहा है? सतोपथ ग्लेशियर अवस्थित है। तो आप फटाफट इसका आंसर कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में है सतोपथ ग्लेशियर। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है, तो सियाचिन ग्लेशियर जो है वो उत्तराखंड नहीं, माफ़ कीजिएगा, कहाँ है? तो लद्दाख में है। ठीक है, सियाचिन कहाँ है? तो लद्दाख में है। और सियाचिन के बारे में एक बात और आप लोग याद रखिएगा कि सियाचिन जो है वो विश्व की सबसे ऊंची युद्ध स्थल है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 20 पे। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्य विधि भारत की देन है? तो आप लोग को ये पता होगा, तो फटाफट इसका आंसर कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शून्यकाल। ठीक है, और शून्यकाल जो है वो भारत की देन है। ठीक है, तो और इसे कब
लाया गया था तो इस प्रणाली को, तो 1962 में लाया गया था, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और शून्यकाल कब आता है, तो प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को हम लोग क्या कहते हैं, शून्यकाल कहते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 21 पे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है, तो आप लोग आंसर कीजिए इसका। मैंने आप लोग को बताया था 3 प्रकार के न्याय होते हैं, हमने स्पार्क पब्लिकेशन में बहुत सारे इनमें से प्रश्न किए हुए हैं, तो आप लोग फटाफट इसका आंसर कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और इसमें आप लोग याद रख सकते हैं कि 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है वो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 22 नंबर। वित्त आयोग की संतुष्टियां, आप बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सरकार द्वारा सुविधानुसार स्वीकृत या अस्वीकृत कर दी जाती है। तो आप लोग याद रखिएगा कि ये वित्त आयोग किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा है, तो अनुच्छेद 280 में, ठीक है। और इसका गठन कौन करता है, तो इसका गठन जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और अभी जो 15वें वित्त आयोग हैं वो कौन है, तो NK सिंह, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा NK सिंह है, ठीक। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 23 पे। क्या कह रहा है, मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा। तो आप लोग इसका आंसर कीजिए, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को, ठीक है। और आप लोग कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के सिफारिश पे राष्ट्रपति जो हैं वो मंत्री को अपने पद से हटा सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 24 पे। क्या कह रहा है, भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1935 अधिनियम। और 1935 के अधिनियम को क्या कहते हैं हम लोग, तो भारत शासन अधिनियम 1935 कहते हैं, ठीक है। और ये इस अधिनियम से बहुत सारे अधिनियम जो है हमारे संविधान में लिए गए थे। और आप लोग याद रखिएगा कि केसी व्हीलर ने भारतीय संविधान को क्या कहा था, तो संघात्मक कहा था। और DD बसु ने भारतीय संविधान को क्या कहा था, तो एकात्मक एवं संघात्मक का मिश्रण कहा था, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है। तो आप लोग आंसर कीजिए, और इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पे ऐसा कर सकते हैं क्या, तो लोकसभा को भंग कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 26 पे। कंपनी द्वारा लाभांश को घोषणा की जाती है, तो लाभांश की घोषणा कंपनी द्वारा की जाती है, आप लोग बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अधिकृत पूंजी पर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 27 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों की संगठित करने के लिए निर्देश करता है। तो आप लोग बताइएगा कि कौन है जो ग्राम पंचायत को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है राज्य सरकार को। तो आप लोग का इसमें से कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40, ठीक है। और ये एक तरह का गांधीवादी दर्शन में है, ठीक है। चलिए, और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो अनुच्छेद 36 से 51 तक, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 28। एगमार्क है, तो आप लोग आंसर कीजिएगा एगमार्क क्या है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुणवत्ता गारंटी की मुहर है एगमार्क। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 29 पे। जारवा जनजाति पाई जाती है, तो आपके पास
ऑप्शन है और आप लोग फटाफट देखकर आंसर कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, निकोबार द्वीप में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 30 पे। किस राज्य में भारत के अपनी तरह के पहले और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक पक्षी एटलस को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है? 31 नंबर, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य जो है वो भाग नहीं लेता है। गैर निर्वाचित करने का क्या मतलब है? तो जो मनोनीत सदस्य होते हैं ना, वो भाग नहीं लेते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 32। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आधारभूत और उपभोक्ता। और कुल जो है वो 3 प्रकार का वर्गीकरण में बांटा गया है संपूर्ण अर्थव्यवस्था को। और वो कौन कौन से 3 हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? कृषि आता है, पशुपालन आता है, वन आता है, मत्स्य पालन आता है। और द्वितीयक क्षेत्र में क्या आता है? तो विनिर्माण या उद्योग आता है। और तृतीयक क्षेत्र में क्या आता है? तो सेवा। तो सेवा में आप लोग याद रख सकते हैं जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, या फिर ये जो कोचिंग संस्थानें वगैरह चल रही है ये हो गया। तो ये सारे शिक्षा क्षेत्र में आते हैं, कॉलेज वगैरह शिक्षा क्षेत्र में आता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 33 पे। पुस्तक भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा के लेखक कौन हैं? तो आपको बताना है देश दशा दिशा के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा रशीद किदवई। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 34 पे। क्या कह रहा है? जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें कहा जाता है। तो आप लोग इसका आंसर कीजिए। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मांग निक्षेप। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 35। निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, कटौती प्रस्ताव से। और आप लोग याद रखिएगा कटौती प्रस्ताव होता है, निंदा प्रस्ताव होता है, स्थगन प्रस्ताव होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 36 पे। क्या कह रहा है? दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के अंतर को कहा जाता है। तो क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, व्यापार शेष। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 37 पे। मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है। तो आपके पास ऑप्शन है और आप लोग आंसर बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, निर्यात एवं वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 38 पे। और 38 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की कुल संख्या है। तो आप लोग आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा 38 का क्या 20। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 39। क्या कर रहा है? तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। तो इसका सही आंसर बताइएगा आप लोग। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 5 किलोमीटर। और तिब्बत में स्थित है क्या? पामीर की पठार। और पामीर की पठार को क्या कहा जाता है? तो विश्व का छत कहा जाता है। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं।
अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 40 पे। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? तो आप लोग इसका आंसर बताइए, और इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अजंता। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 41 पे। क्या कह रहा है? पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट कौन बने? तो इसका सही उत्तर बताइएगा, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा देवेंद्र झाझरिया, जैवलिन थ्रो हैं। ठीक है, और इन्होंने अपने टोक्यो ओलंपिक में भी मेडल जीता था। तो आप लोग ये भी देखिएगा कि कौन सा मेडल जीता था। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 42। क्या कह रहा है? भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होता है। तो क्या प्रभावित होती है? तो आप लोग ये बताइएगा। तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप लोग फटाफट देख के बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्या कह रहा है? भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? तो आंसर कीजिए आप लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पश्चिम और पश्चिमी भारत। ठीक है, उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत में क्या होता है? तो अधिकतम कपास का उत्पादन होता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 44। क्या करता है? अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो आप लोग आंसर कीजिए, और क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा। अलमाटी बांध जो है वो कृष्णा नदी पे है। ठीक है, तो आप लोग इसे कैसे याद रख सकते हैं? तो आप लोग इसे याद रख सकते हैं, कृष्णा क्या है? तो मिट्टी खाता है, तो अलमाटी क्या हो गया? तो कृष्णा पे हो गया। ठीक है, और आप लोग याद रखिएगा हीराकुंड कहाँ, किस नदी पे है? तो हीराकुंड जो है वो महानदी पे है। ठीक है, और टिहरी जो है वो टिहरी किस नदी पे है? तो टिहरी भागीरथी नदी पे है। और किस राज्य में है टिहरी? तो टिहरी उत्तराखंड में है। और सरदार सरोवर किस पे है? तो सरदार सरोवर जो है वो नर्मदा नदी पे है। और कहाँ? तो गुजरात में है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 45। क्या कह रहा है? देश के निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो इसका आंसर बताइए। बहुत ही आसान प्रश्न है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और अगर पूछ लिया जाए कि सूर्यास्त कहाँ होता है? तो सूर्यास्त जो होता है सबसे बाद में वो होता है आपका गुजरात, आप लोग कह सकते हैं गुजरात राज्य में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 46 पे। क्या कह रहा है? निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या है? तो आपके पास एक में दिया गया है शिमला समझौता, बी में 2 में दिया गया है भारत सोवियत संधि, और 3 में दिया गया है फरक्का समझौता, और 4 में दिया गया है ताशकंद समझौता। तो आप लोग को बताना है इसका सीरियल क्या है, कालक्रम। तो आप लोग इसको सीरियल में सजाइए। तो इसका क्या हो जाएगा? फटाफट बताइएगा। तो देखिए, ये शिमला समझौता कब हुआ था? तो शिमला समझौता जो है वो 2 जुलाई 1972 को हुआ था। कब हुआ था? तो 2 जुलाई 1972, आप लोग याद रखिएगा 1972 को। और उसके बाद कौन सा है? तो भारत सोवियत संधि। तो भारत सोवियत संधि कब हुआ था? तो ये हुआ था 9 अगस्त 1971 को। ठीक है, और आप लोग याद रखिएगा फरक्का समझौता कब हुआ था? तो फरक्का समझौता जो हुआ था वो हुआ था 12 दिसंबर 1996। ये कब हुआ था? तो 1996 में। और ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ताशकंद समझौता हुआ था आपका 10 जनवरी 1966। ठीक है, 1966 में, 1966। तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि ताशकंद किसके किसके बीच में हुआ था? तो ताशकंद जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था।
तो कौन सा हमारा सही इसमें से क्रम हो जाएगा? तो सबसे पहले ताशकंद हो गया, तो 4 नंबर सबसे पहले, तो देखिए एक ही में 4 है, तो हमारा आंसर सीधे हो गया ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 47, भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा, लॉस एंजलिस। और ये कहाँ है? तो अमेरिका। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 48, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलेस्टेट। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से किस राज्य ने मार्च 2023 तक सभी घरों में नल कनेक्शन देने की योजना बनाई है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 50, और 50 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? हाल ही में नासा द्वारा जारी 10 नए अंतरिक्ष यात्री की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया? तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो सही है, अनिल मेनन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और यहाँ से हमारे विज्ञान के प्रश्न हैं। क्या कह रहा है? निम्न अभिक्रिया में विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, CuSO4 प्लस Fe से क्या बनेगा? FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, तो देखिए Fe के द्वारा क्या किया जाता है? Cu को विस्थापित कर दिया जाता है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 पे। क्या कर रहा है? चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 सेंटीमीटर से ऊपर ताप। ठीक है, कितना चाहिए? तो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप चाहिए, तभी ये हमारे चावल की खेती के लिए अनुकूल परिस्थिति बनती है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 53। क्या कह रहा है? प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 54, और 54 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में निम्नलिखित में से किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है? तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग फटाफट आंसर कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है स्नेहक के रूप में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 55 क्या कर रहा है? स्पंज क्या होता है? तो आप लोग आंसर कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जीव है। ठीक है, और ये किस तरह का जीव है? तो ये एक पोरीफेरा संघ का जंतु है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पे। एक बीकर 4 डिग्री सी पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है, जल ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि इसे, तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर जल्दी फटाफट बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, क्योंकि क्या होता है 4 डिग्री सी पे जो होता है वो जल का घनत्व जो होता है वो सबसे अधिक होता है, और जल का आयतन जो होता है वो सबसे न्यूनतम होता है। और आप लोग को पता ही होगा, जैसे ही जल जो है बर्फ़ बनता है, तो बर्फ़ बनने पे जल का आयतन जो होता है क्या होता है? बर्फ़ का आयतन वो बढ़ जाता है, और बर्फ़ से जैसे ही जल में परिवर्तित होता है तो आयतन घट जाता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 57। भूमध्य क्या है? भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है?
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और आप लोग इसमें याद रखे होंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट में और कौन कौन से गैस शामिल हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा आप लोग को मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और जलवाष्प भी इसमें शामिल है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 58। ध्वनि की क्या 58 नंबर प्रश्न, ध्वनि को आँखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चमगादड़। ठीक है, और चमगादड़ जो ध्वनि निकालता है वो किस तरह का ध्वनि होता है? तो पराश्रव्य तरंगे निकालता है। ठीक है, और ये 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंग को हम लोग क्या कहते हैं? तो पराश्रव्य तरंग कहते हैं। और ये कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ इन सभी जानवरों के द्वारा निकाला जाता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 59। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि, तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले ही सेट में किया है, जो हम लोगों ने स्पार्क पब्लिकेशन का किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, केशिकीय क्रिया परिघटना के चलते। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 60 पे। राइबोसोम्स की संरचना होती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग फटाफट आंसर कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आरएनए तथा प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 61 पे। क्या कह रहा है? यक्ष्मा के रोगियों में निम्नलिखित कौन सी औषधि प्रभावशाली होती है? तो आप लोग आंसर कीजिए और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 61 का सही आंसर, तो 61 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रिफैम्पिसिन। ठीक है, क्या है? तो रिफैम्पिसिन। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 62 पे। 62 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। तो आप लोग इसका फटाफट आंसर कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा धूलकण। ठीक है, और आप लोग याद रखिएगा कि प्रकाश वर्ष को हम लोग किस रूप में जानते हैं? तो दूरी का मापन करने के रूप में जानते हैं। और एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू कितना? तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो आपको बताना इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए आप लोग फटाफट ऑप्शन पढ़िए और आंसर कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है। ठीक है, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। ये गलत है, क्योंकि आर्द्रता बढ़ती है तो ध्वनि का वेग भी बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 64 पे। 64 नंबर प्रश्न कह रहा है, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तुलसी को। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 65। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, फटाफट हमें कमेंट कर बताइए कि कौन सा सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी जो होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपार्जित लक्षणों की क्या है? उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति से। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 66 पे। 66 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? एक पिंड पर दो बल नीचे के चित्र के अनुसार लगाए गए हैं। पिंड किस दिशा की ओर गति करेगा? तो देखिए 8 न्यूटन पश्चिम की ओर लगाया जाता है और 8 न्यूटन पूरब की ओर लगाया जाता है। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत लगाया जाता है और दोनों सेम बल लगाया जाता है। तो इसीलिए क्या आंसर हमारा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा किसी भी दिशा में क्या होगा? तो वो नहीं जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न नंबर 67। क्या है? क्वथन होता है। तो आप लोग आंसर बताइएगा इसका। तो 67 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक निश्चित तापमान पर। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं
अगले प्रश्न नंबर 68 क्या कह रहा है 11Na22 से एक बीटा उत्सर्जित के बाद बनने वाले पदार्थ हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 69 पे। क्या कह रहा है एक ही पदार्थ के विभिन्न अणुओं में जो आपसी आकर्षण होता है कहलाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा असंजक बल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 70 पे। उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होगी। तो इसका सही उत्तर आप लोग कीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी लाल प्रकाश के लिए। ठीक है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी लाल प्रकाश के लिए अधिकतम होगी और वहीं बैंगनी प्रकाश के लिए न्यूनतम हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 71। क्या कह रहा है कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक तथा आवर्तकाल होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका। तो 71 का सही उत्तर आप लोग बताइएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अनंत। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। देखिए इसमें आप लोग कुछ बातें और ध्यान रखिएगा कि गर्मी के मौसम में क्या होता है। तो गर्मी के मौसम में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है और लोलक की लंबाई बढ़ने से आवर्तकाल क्या होता है। तो आवर्तकाल बढ़ जाता है और आवर्तकाल बढ़ने से घड़ी जो है वो सुस्त हो जाती है। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या होता है ठंडे के मौसम में। और ठंडे के मौसम में क्या होता है पेंडुलम की लंबाई जो होती है वो क्या होती है तो घट जाती है और आवर्तकाल जिससे क्या होता है तो घट जाता है। तो इसलिए घड़ी की तीव्रता जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि घड़ी फास्ट हो गया, घड़ी स्लो हो गया, तो इसी कारण ये होता है। और चंद्रमा पे जाने से क्या होता है तो गुरुत्वीय त्वरण घट जाता है और आवर्तकाल क्या होता है तो बढ़ जाता है और घड़ी क्या होती है तो सुस्त पड़ जाती है। तो ये सारे कंडीशन भी आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 72। तो देखिए 72 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है नीचे के चित्र में दिखाए गए विद्युत परिपथ में चिन्हांकित उपकरणों के नाम लिखें। तो देखिए एक इसका नाम बताना है आपको, एक का और एक दो का। ठीक है, ये क्या है और ये क्या है, इन दोनों का आपको नाम बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो आप लोग फटाफट बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। एक में क्या है वोल्ट मीटर है और दूसरा क्या है तो दूसरा आमीटर है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 73 पे। क्या कह रहा है एक ऐसा उदाहरण जिससे विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरण स्पष्ट होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्युत धारा से बल्ब का जलना। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 74। क्या कर रहा है यदि किसी सरल लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसके दोलन काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 74 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 75 जो आज के सेशन का हमारा आखिरी प्रश्न है। तो क्या कह रहा है हमारा 220 वोल्ट पर क्या है 220 वोल्ट पर किस विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 एम्पियर धारा 10 मिनट तक बहती है, इसमें कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। तो आप लोग को बताना है कितना विद्युत ऊर्जा जो है वो इसमें लगेगा। तो देखिए विद्युत ऊर्जा खपत का फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा P/T। ठीक है, मतलब शक्ति गुणे समय। और शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है P का V/I। V/I/T हो जाएगा तब। और देखिए V कितना दिया गया है V दिया गया है 220। तो V हो गया 220 और I कितना दिया गया है तो I दिया गया है 0.2 एम्पियर। तो ये हो गया करंट कितना दिया गया है तो 0.2 एम्पियर। ठीक है, और इनटू टाइम कितना दिया गया है तो 10 सेकेंड। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना 26,400 जूल। और ये हमारा आंसर सी सही हो जाएगा।
तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोग को अगर हमारा सेशन पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं पूरा ऑप्शन पर हूँ तो आप लोग हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आप लोग को और एक्सप्लानेशन चाहिए तो वो भी हमें बताएं, मैं पूरी तरह से सारे एक्सप्लानेशन आपको बताऊंगा। तो आप लोग हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग अपनी पढ़ाई इसी तरह जारी रहें और आप लोग अपना ख्याल रखें और ज़ोरों शोरों से पढ़ते रहें। और हमारा ये PDF आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे चैनल पे अगर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी नई वीडियो जब भी आए तो आपको प्राप्त हो और आप उससे भी अपनी तैयारी में एक बेहतर सहयोग लें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।